Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. Those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, हम देश विदेश की आर्थिक खबरों पर नजर डालते हैं, बात करते हैं शेयर बाजारों की। और आज का दिन तो रविवार का है, खासतौर पर हम आज म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं। और म्यूचुअल फंड से संबंधित आपके कोई भी सवाल हो, जरूर पूछें हमसे। क्या बेचना है, क्या खरीदना चाहिए, कब तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा फंड चुनना चाहिए, तमाम सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 2331-4444, 2342-1050 और 23-310-464। 011 STD कोड के साथ फोन लगाएं, सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वार्म वेलकम आकार। थैंक यू। शुरू करते हैं मार्केट मंत्र। सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। After snapping 3 weeks of losing streak, domestic markets to focus on fresh updates on tariffs, domestic macro data for Qs next week. Foreign investors make a comeback in Indian debt markets after 2 months, with investment of nearly 2,500 crore rupees in the first week of March. And global crude oil prices register biggest weekly fall since November. Brent falls to near $70 per barrel. लगातार 3 सप्ताह की गिरावट के बाद बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी तेजी हुई। अब बाजार की नजर कल से शुरू होने वाले सप्ताह में अमेरिकी टैरिफ और मैक्रो डेटा पर केंद्रित रहेगी। मार्च के पहले सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय डेट बाजारों में 2 महीने बाद वापसी करते हुए 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश किए। और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नवंबर के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल से नीचे पहुंचा। घरेलू शेयर बाजारों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बीते सप्ताह यानी शुक्रवार को जो सप्ताह समाप्त हुआ 2 दिन पहले, इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी तेजी दर्ज की गई। ये कह सकते हैं सबसे बड़ी तेजी इस साल की 2025 की साप्ताहिक तेजी दर्ज की गई। इसके पहले 3 सप्ताह में बाजार लगातार गिरे थे और हम कह सकते हैं कि एक भारी गिरावट बाजार ने देखी थी। अब कल से शुरू होने वाले सप्ताह में बाजार की नजर जो है अमेरिकी टैरिफ, वैश्विक परिस्थितियों, डॉलर की चाल और कच्चे तेल की कीमतों पर केंद्रित रहेंगी। यही वो कारक होंगे जिनके हिसाब से निवेशक बाजार में अपनी रणनीति तय करेंगे। कल से शुरू होने वाले सप्ताह में होली की वजह से बाजार सिर्फ 4 दिन ही चलेगा, सोमवार से गुरुवार तक। इस सप्ताह सीपीआई डेटा और आईआईपी डेटा भी आएंगे जिस पर बाजार की पैनी नजर रहेगी। पिछले सप्ताह सेंसेक्स निफ्टी में साल 2025 का सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल रहा था, जैसा कि हमने बताया। और हमारे साथ कॉलर्स जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं और फिर मार्केट के बारे में हम आकार से बात करेंगे। सबसे पहले कॉलर होंगे अंजन दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अंजन जी, स्वागत आपका, सवाल पूछ लें। अंजन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? I think, Harsh, we've lost touch with him. In the meantime, we are joined in by Ram Bahadur from Ayodhya. A warm welcome, Ram. Please ask your question. हेलो जी राम जी, आप पूछ लें सवाल। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हम प्रॉपर्टी में थोड़ा इन्वेस्ट पैसा कर सकते हैं कि क्या कैसे कर सकते हैं?
देखिए, आज का दिन जो है हमारा म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक दिन होता है। म्यूचुअल फंड के बारे में आप जरूर सवाल पूछें। सभी श्रोताओं से हमारी विनम्र विनती है। वैसे आकार इन्होंने एक सवाल पूछा है, सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, कि क्या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं? देखिए, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होती है उसके अपने कई प्रोज और कॉन्स होते हैं। एक ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट चलता आया है, और जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे लोगों को एक अश्योरेंस लगती है, जो बेनिफिट वो लगते हैं कि अगर आप अपने प्रॉपर्टी की सिलेक्शन में अच्छे निकल जाते हैं तो जो एक कैपिटल अप्रिसिएशन होता है वो बहुत बड़ा मिल सकता है। लेकिन वहीं जैसे अगर मान लिया जैसे अगर सीनियर सिटीजन है और अपने लिए एक रेगुलर इनकम के हिसाब से सोच रहे हैं कि इसको आगे जाके किराए पे चढ़ा देंगे, तो जो सबसे बड़े कॉन्स रहते हैं वो रहते हैं कि एक तो आपको एक रिलायबल अच्छा टेनेंट के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वो टेनेंट कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा है, बीच में कई दफा ऐसा होता है कि कुछ महीने खाली भी रहते हैं, तब आपकी एक इनकम का लॉस हो जाता है। और उसी दौरान जो एक मेंटेनेंस होती है रियल एस्टेट की, वो आपको जारी रखनी पड़ती है। जी जी। और आपके उसके टैक्सेस भी लगते रहते हैं। तो उसके कंपैरिजन में जो फाइनेंशियल असेट्स है वो एक ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, एक हैसल फ्री वे है और एक ज्यादा सिक्योर वे है। तो आइडियली इन्वेस्टमेंट पर्पज से रियल एस्टेट तब तक ना चुने जब तक कि आप उस पर्टिकुलर जो एग्जैक्ट वो लोकेशन, जो जगह है जहां आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और श्योर है कि वो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे। बिल्कुल। और राजेश, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की एक और खामी यह भी है कि आपको या तो पूरा बेचना होगा या पूरा खरीदना होगा। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, चाहे म्यूचुअल फंड के जरिए हो, इक्विटी मार्केट के जरिए हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के जरिए हो या बैंक में हो, तो आपको जितनी रकम की जरूरत है उतना आप लिक्विडेट कर सकते हैं उसमें। जी बिल्कुल। We're joined in by Manohar now from Amritsar. A warm welcome, Manohar. नमस्कार मार्केट मंत्र टीम को जी। मेरा ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लंबे हॉरिजन 5 से 10 साल के हॉरिजन से अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इस समय कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स या कौन कौन से सेक्टर्स में किया जाना चाहिए, नंबर 1। और अगर आप बता सकें, अगर हम इक्विटी शेयर्स को किस सेक्टर से हमें अभी इस समय लोड कम करके म्यूचुअल फंड की तरफ डाइवर्ट होना चाहिए। मनोहर जी, देखिए, मैं कहूंगा कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 से 10 साल का है तो आप अगर आपने पहले इक्विटी में निवेश करा हुआ है, थोड़े अच्छे समय से कर रहे हैं, तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड चुने, वो बढ़िया रहेगा। फ्लेक्सी कैप फंड एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है जो कि हर तरह की कंपनी में, हर सेक्टर की कंपनी में निवेश करता है और एक लार्ज मिड और स्मॉल में भी आपका करते हैं। नॉर्मली इसमें जो एक्सपोजर रहता है वो अराउंड ऑन एन एवरेज 70% का लार्ज कैप कंपनीज में रहता है और बाकी का मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में रहता है। अगर बात करें कि कुछ अच्छे फंड्स जिनमें आप निवेश कर सकते हैं डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में, ये फ्लेक्सी कैप में, तो मैं कहूंगा कि आप पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। साथ में आप फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप देख सकते हैं। HDFC फ्लेक्सी कैप भी एक अच्छा फंड है। तो रही बात ये आपकी एक कौन सा म्यूचुअल फंड, और जो आपका दूसरा प्रश्न था कि किस सेक्टर में से आपको कम करके शेयर में से म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। देखिए, जो मैं आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स बता रहा हूं, ये हर सेक्टर में निवेश करते हैं और यहाँ पे जो ये वाला एकदम पूरा काम है ना, ये फंड मैनेजर आपके लिए करता है, देखते हैं कि कौन से सेक्टर में से इस वक्त कम करना चाहिए और कौन से में आपका एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि आप वो जो एक अपना ये काम है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के हाथों में रहने दीजिए। और आप को अगर कुछ बहुत ही ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर पे या सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो ही वहां पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए, वरना ये काम एक फंड मैनेजर के लिए छोड़ दीजिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए जयपुर से, बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी, क्या सवाल है? हाँ सर, जैसे हमारे मिसेज का जो है वो आदित्य बिरला में एक फोलियो खुला हुआ है, तो लमसम उसमें बिजनेस साइकिल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अब हम SIP करना चाहते हैं तो कोई फंड का नाम बता दे। अगर आदित्य बिरला में तो क्या है कि दूसरे में खोलना नहीं पड़ेगा, अगर आदित्य बिरला में अच्छा है तो कोई, और 5-6-7 साल के लिए। और दूसरा प्रश्न है कि अगर हम कोई इंडेक्स फंड लेते हैं म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट प्लान में और वही ETF लेते हैं तो दोनों में कौन सा सस्ता पड़ता है, कॉस्ट ऑफ वो एक्सपेंसेस?
देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो आप बता रहे आदित्य बिरला का बिजनेस साइकिल फंड, ये एक तरीके का थीमेटिक फंड है। तो जैसे कि अभी मैंने पिछले कॉल पे बताया, आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में ले सकते हैं 5 से 7 साल का अगर आपका होराइजन है। फ्लेक्सी कैप में दोनों तीनों नाम वही मैं एक दफा दोबारा दोहरा दूंगा। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप हो गया, फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप हो गया, HDFC का फ्लेक्सी कैप हो गया। और जो आपका दूसरा प्रश्न था कि अगर आपको एक इंडेक्स में निवेश करना है, उसको मिरर करना है, तो आप इंडेक्स फंड का डायरेक्ट प्लान ले या ETF ले। देखिए, जो आपका सवाल था कि कौन सा सस्ता पड़ेगा, तो इन दोनों के कंपैरिजन में नॉर्मली ETF जो है वो थोड़ा सा कम, उसका लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है। बट ये दोनों जो है, इनमें निवेश करने का तरीका अलग है। जो एक आपका जो इंडेक्स फंड होता है वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगा, यानी कि आप इसमें SIP से निवेश कर सकते हैं, ऑन कंटिन्यूस मोड कर सकते हैं, हर महीने एक 500 रुपए की, 1000 रुपए की, जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से आप निवेश कर सकते हैं। बट जो ETF होते हैं उसके यूनिट्स एक नॉर्मल शेयर के तरह स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। तो वहां पे पहली बात, आपको मैनुअली खुद खरीदना पड़ेगा और उसमें आप एक ऑटोमेटिक मोड में नहीं जा पाएंगे। तो आमतौर पे ये रहता है कि अगर आपका ऑलरेडी एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है और आप नॉर्मली शेयर्स में खरीद बेच करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो आप ETF की तरफ जा सकते हैं। वरना एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है कि आप इंडेक्स फंड का डायरेक्ट प्लान लीजिए, SIP के जरिए करिए, ऑटोमेटिक मोड में डालिए, अपना बाकी म्यूचुअल फंड की तरह उसमें SIP चालू करिए और आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाइए। Pankaj joins us from Delhi now. A warm welcome, Pankaj. या गुड इवनिंग सर। Good evening. सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका आता है और हम रेगुलर लिसनर हैं। Thank you. सर, मेरे 2 सवाल हैं जी। सबसे पहला सवाल है कि सर, ये जो NFO कंपनियां इशू करती हैं अभी, जैसे मोतीलाल ओसवाल का एक्टिव मोमेंटम फंड के लिए NFO आया है, तो क्या ये भी IPO की तरह लिस्टिंग गेन देता है या फिर इसमें करना चाहिए या नहीं, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। और दूसरा सवाल मेरा ये था सर कि मिराई एसेट की तरफ से एक स्मॉल कैप और एक स्मॉल मिड कैप मोमेंटम क्वालिटी फंड करके आया है, तो आपकी क्या एडवाइस होगी कि सिर्फ स्मॉल कैप में जाया जाए या फिर ये जो मोमेंटम मिड एंड स्मॉल कैप करके एक ETF आया है उसको लेना चाहिए? दोनों में से कौन सा अगर एक चूज करना हो तो? देखिए, जो आपका पहला सवाल था वो मैं आपको पहले बता दूं कि NFO IPO जैसे नहीं होते, इन दोनों में डिफरेंट होता है। ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मिथ है। IPO एक तरीके से एक कंपनी जो होती है वो शेयर बाजार के जरिए अपने लिए पहले पैसा इकट्ठा करती है और वहां पे चांसेस रहते हैं कि लिस्टिंग गेन्स हो। वहीं जो एक NFO है वो ऐसा वहां पे लिस्टिंग गेन्स का कुछ नहीं होता, वो एक आपका पूरा पोर्टफोलियो होता है और वो लोग अपना सबसे पहले जैसे है एक शेयर मार्केट में उसको शेयर मार्केट कह रहा हूँ, बाजार में अपना फंड लॉन्च करते हैं तो एक कैलकुलेशन के जरिए उसका जो NAV है वो आमतौर पे 10 रुपए से स्टार्ट किया जाता है यूजुअली। बट इसको आप ये ना समझिए कि उसमें लिस्टिंग गेन्स होगा या कुछ होएगा, वो एक IPO से अलग है। NFO में आमतौर पे निवेश नहीं करना चाहिए। उसका कारण यह है कि देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स है इसमें हम लोग ये कहते हैं कि आप एक इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एक जो इसका परफॉर्मेंस रही है अराउंड डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट हिस्टोरिकली, पिछले 4-5 साल में जब मार्केट नीचे गिरा तो उसने कैसे परफॉर्म किया और जब मार्केट गया तो उसने अपने बाकी फंड्स के साथ कैसा परफॉर्म किया, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम देखें। लेकिन जो एक NFO है वो नया फंड होता है और उसकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, उसका कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं होता, तो आपके पास कोई एक फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे आप देख के तय कर सके कि वो फंड कैसा है। इसी वजह से हम लोग नॉर्मली कहते हैं कि NFO में जाने से बेहतर है कि अगर उस तरीके के और उस कैटेगरी के फंड्स पहले से मार्केट में है तो आप उनमें से चुनिए, उस नए फंड को थोड़ा टाइम दीजिए कि वो अपने लिए एक हिस्ट्री बना ले और उसकी परफॉर्मेंस देख के फिर उसमें निवेश करिए। और रही बात कि आप नॉर्मल स्मॉल कैप में करें या मोमेंटम फंड में, तो ये मोमेंटम वगैरह जैसे जो आ जाते हैं एक फैक्टर इंडेक्सेस होते हैं, एक ये नॉर्मल स्मॉल कैप फंड में थोड़ी बहुत नई टेक्निक्स लगा के नए फंड्स आ रहे हैं। तो नॉर्मली मैं कहूंगा इन दोनों में कि बेहतर है कि आप ज्यादा पोर्शन अपना स्मॉल कैप को दे, लेकिन अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो का आमतौर पे जो आपका एक मिड एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर है पूरे पोर्टफोलियो का, आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का, वो अराउंड
20 to 30% होना चाहिए। अगर आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 30 to 40% हो सकता है, जिसमें से कि मिड एंड स्मॉल कैप 10-15% बहुत है। सॉरी, स्मॉल कैप खाली आपका 10 से 15% काफी है। Varun from Delhi joins us now. Varun, a warm welcome. हेलो जी, नमस्कार सभी टीम के सदस्यों को मेरा। और मेरा एक क्वेश्चन कि हमारे पास लार्ज कैप और मिड कैप दोनों फंड थे। लार्ज कैप में आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन, तो उसको मैंने मतलब पहले रिडीम कर दिया था, और अभी हमारे पास डीएसपी मिड कैप है, तो ये मैंने रिडीम किया है, अभी इन्वेस्टमेंट किया है हमारे। और एक हमारे पास लार्ज एंड मिड कैप एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का है। तो हमारा एक्सपर्ट से सवाल ये है कि लार्ज एंड मिड कैप सेपरेट फंड होना चाहिए या लार्ज मिड कैप में एक ही में हम दोनों चला सकते हैं। तो हमारे पास अगर मिड कैप सेपरेट फंड रखना हो तो कौन सा फंड लगाएंगे, ईडलवाइज या मोतीलाल या एक्सपर्ट जो समझाए। और पहले जो हमारा 1-2 साल पहले जो हमारा फ्रंटलाइन इक्विटी जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसको निकाल के मैं पारिक फ्लेक्सी कैप में वो ट्रांसफर कर दिया था। अभी हमारा जो इसमें से मैं रिडीम किया हूं, तो अभी हम सेपरेट मिड कैप में डाले या एक्सेस ग्रोथ मिड कैप अपॉर्चुनिटी में डाल दें। दोनों लार्ज एंड मिड कैप है तो एक फंड रखें या सेपरेट मिड कैप लेना जरूरी है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लार्ज एंड मिड कैप है या फिर जो आपका नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि आपने बताया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों का निवेश मिड कैप कंपनीज में रहता है। लार्ज एंड मिड कैप की जो एक डेफिनेशन है वो सेबी के द्वारा ये है कि वो मिनिमम 35% लार्ज कैप कंपनीज और 35% मिड कैप कंपनीज में उसको निवेश करना ही करना है। तो जो फ्लेक्सी कैप फंड्स है नॉर्मली, उनमें अराउंड 20-30% आपका मिड और स्मॉल में रहता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा अपने साइज की वजह से लार्ज कैप्स पे हेवी है इस वक्त, वो ज्यादा लार्ज कैप बेस्ड है। बट इसका जो एक अल्टीमेट आपका जो बॉयल डाउन करता है वो ये करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना मिड कैप एक्सपोजर होना चाहिए। फिर वो आप चाहे एक सेपरेट मिड कैप फंड करके करें, चेरी पिक करके, लेकिन वहां पे आपके लिए 2-3 फंड हो जाएंगे। अगर आप उसको एकदम ही सिंपल रखना चाहते हैं तो आपने एक जैसे फ्लेक्सी कैप ले लिया या एक लार्ज एंड मिड कैप ले लिया। आमतौर पे जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि आपके पोर्टफोलियो में 20 से 30% का एक मिड और स्मॉल कैप का कंबाइंड एक्सपोजर ठीक रहता है। आप ज्यादा अग्रेसिव है तो 40% तक। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को अपलोड करिए। आप हमारी वेबसाइट जो है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, वहां पे पोर्टफोलियो ट्रैकर में अपना पोर्टफोलियो डालिए और वहां पे आपको टैब में पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपका जो एक कंबाइंड पोर्टफोलियो है सारे फंड्स का मिला के, उसमें से आपका लार्ज कैप कितना बना रहा है, आपका मिड कैप कितना बना रहा है, स्मॉल कैप कितना बना रहा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। सुदर्शन जी नोएडा से जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन जी। आपका क्या सवाल है म्यूचुअल फंड के बारे में? आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है सुदर्शन जी, दोबारा पूछ लें। हेलो जी, पूछें आप प्लीज। हेलो सुदर्शन जी, पूछ लें अपना सवाल। हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप में 2.5 साल से एसआईपी कर रहा हूँ। तो इसकी परफॉर्मेंस शुरू में ठीक थी, लेकिन अभी इसकी परफॉर्मेंस काफी लो चल रही है और जो रिटर्न मेरा दिखा रहा है शेयर तो 3.65%। तो अभी इसको कंटिन्यू करना है या इसको किसी और में शिफ्ट कर रहा है? देखिए, फिलहाल पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये एक एवरेज फंड है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत खराब हो या फिर बहुत ही अच्छा हो, इस वक्त एकदम एवरेज पे है। बाकी अगर अभी आपने 2-2.5 साल पहले ही लगाए तो जो इसमें पैसे है इतना ऐसा कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं है कि एकदम से मैं आपको कहूं कि वो आप निकाल लीजिए। अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस पे ज्यादा लग रहा है तो आप मे बी ये कर सकते हैं कि जो आपकी इंक्रीमेंटल एसआईपीज है जो आगे जाने वाली, वो अगर आपको ज्यादा चिंताजनक इसकी परफॉर्मेंस लग रही है तो आप फिलहाल के लिए स्टॉप करके किसी दूसरे अच्छे मिड कैप फंड में जा सकते हैं। बाकी इसको थोड़ा सा समय दीजिए। अभी ये एक इतना ज्यादा खराब परफॉर्मेंस नहीं है इसका। समीर पुणे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल? सर नमस्कार, सबको नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, मेरा सवाल ये है, मेरे पास 4 फंड है जिसमें से 2 तो अच्छा करे, अभी भी ग्रीन जोन में है, लेकिन 2 माइनस में है, अभी रेड जोन में आ रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा था कि ग्रीन जोन में से कुछ 50% अमाउंट दोनों में से निकाल के इधर डाल सकता हूँ क्या? बस इतना सा सवाल है।
देखिए, बिना फंड्स के नाम जाने और कि कितने समय से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से फंड्स है, और अभी रेड जोन में, तो देखिए मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल मार्केट ही पिछले अगर हम लोग देखा है तो सितंबर एंड में जो एक हम लोगों ने पीक टच किया था, वहां से अभी हम लोग 13-14% नीचे है। तो मैं उसके लिए कहूँगा कि पूरी डिटेल्स नहीं है, बट आमतौर पे ये करना चाहिए कि एक अपना आप असेट एलोकेशन मेंटेन करके रखिए, और बहुत ही छोटे छोटे से चेंजेस में मार्केट के वजह से अगर कोई फंड पिछले शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस में नीचे खराब गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे अदला बदली करें या कोई एकदम से ऊपर गए तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग करें। वो थोड़ा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए आप। मनोज जी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। मनोज जी, अपने रेडियो सेट के वॉल्यूम को कम कर दीजिए, या जिस भी डिवाइस पर आप सुन रहे हैं वॉल्यूम बिल्कुल लो कर दीजिए। सवाल पूछ लें आप। जी, सवाल पूछ लें। Please let me know the names of 5 good equity funds with regard to my investment for the next 5 years. Okay, so if you want to invest for the next 5 years, so there can be two options. One is that if you are an experienced investor and you have seen market ups and downs, then you can probably go for the flexi cap fund. A few options could be Parag Parikh flexi cap, Franklin India flexi cap, and HDFC flexi cap. On the other hand, I would say that if your time horizon is like very strict, say like 5 years or something, and you would not want to say extend it, say like even 6 years, and or maybe you want to go a little conservative, then it's better that you opt for an aggressive hybrid fund. Aggressive hybrid funds are basically 70% into equity and the rest in fixed income. So the small allocation to fixed income cushions the downfall, makes the return more stable, and at the same time the higher exposure to equity gives you a reasonable return for a 5-year period. For that, maybe you can prefer ICICI Pru Equity and Debt, and DSP Equity and Bond, Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund. जी, could be another option. Anil from Indore is with us. A warm welcome, Anil. Hello. अनिल कौशल इंदौर से बात कर। अनिल इंदौर से। हाँ जी, सवाल पूछे अपना। सवाल पूछे अपना अनिल जी। सवाल ये है कि अभी हमको 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालना है, तो कौन से म्यूचुअल फंड में डालना है जिससे आपको 5,000 से ज्यादा का ब्याज मिलेगा हर महीने? 5,000। देखिए, जितना मैं समझा हूँ 5,000 रुपए की SIP करना चाह रहे हैं, तो मान लेते हैं कि आपने पहले निवेश नहीं किया, तो आपके लिए एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड बढ़िया रहेगा। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की देखिए खूबी ये होती है कि लगभग ये आपका जो मेजर पोर्शन है, 2/3 मनी है जो आपका 70% के आसपास इक्विटी में निवेश करता है, और बहुत थोड़ा सा पोर्शन 20-30% आपका फिक्स्ड इनकम में डालता है। उससे होता ये है कि जब भी मार्केट आपका बहुत तेजी से नीचे जाता है या कुछ ऐसा होता है, तो जो आपका जो डाउन टर्न है वहां पे आपको एक थोड़ा सा कुशन मिल जाता है। वो बहुत मतलब ये भी गिरेगा लेकिन ये उतनी तेजी से नहीं गिरेगा। और वहीं जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्योंकि इसमें इक्विटी का ज्यादा पोर्शन होता है, अराउंड 70%, तो आपको रीजनेबल रिटर्न्स मिल जाते हैं। उसके लिए कुछ अच्छे फंड्स आपके रहेंगे। आप आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट ले सकते हैं, कोटक का इक्विटी हाइब्रिड ले सकते हैं, मिराए एसेट का अग्रेसिव हाइब्रिड ले सकते हैं, और साथ ही में आप डीएसपी का अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी ले सकते हैं। आकार हमारे पास एक मेल भी आया था, उसमें ये पूछा गया है कि फ्रैंकलिन इंडिया का बिल्ड इंडिया फंड कैसा है, ये आप थोड़ी देर में बताएं बिल्ड इंडिया फंड के बारे में। तब तक चलते हैं गौरव के पास। गौरव जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से गौरव, आपका स्वागत, सवाल पूछ लें। नमस्ते सर, मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक तो ये कि बैलेंस एडवांटेज फंड इस वक्त किस तरह से आप देखते हैं, क्या वो अभी बढ़िया है? क्योंकि अभी उन्होंने ज्यादा मार्केट गिरा हुआ है तो इसलिए बैलेंस एडवांटेज में डाले, या इसका पर्पज ही कुछ और होता है? दूसरा सर, अभी जो एसआईपी जा रही है हमारी, उसका कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर? जो हम लोग एसआईपी अभी कर रहे हैं उसकी मार्केट गिरी हुई है, तो क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? थैंक यू। देखिए, पहले बात करता हूँ जो आपने बताया बैलेंस एडवांटेज फंड। जो एक बैलेंस एडवांटेज फंड है या
डायनेमिक असेट एलोकेशन, जैसे इसका दूसरा नाम है, इसमें आपका इक्विटी और फिक्स्ड इनकम का एलोकेशन फिक्स नहीं होता। यहाँ पे आमतौर पे फंड मैनेजर के पास छूट होती है कि वो किसी में कितना भी रख सकते हैं, बहुत ज्यादा डेट में भी जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इक्विटी में भी जा सकते हैं। तो आमतौर पे ये जो एक मार्केट है उसकी जो कंडीशंस चल रही है उसके हिसाब से इनके कुछ अपने एल्गोरिथम्स होते हैं और जो अपने डेटा सेट्स होते हैं उसके बेसिस पे ये लोग टाइम पे इसमें अपना जो एलोकेशन है वो चेंज करते रहते हैं। लेकिन जहां पे हम ये जब बात करते हैं कि मार्केट के हिसाब से, तो एक ये छोटा सा जो है टाइमिंग का एलिमेंट आ जाता है, जहां पे फंड मैनेजर कर रहा है कि अभी इतना इक्विटी लगाना चाहिए, अभी इतना फिक्स्ड इनकम करना चाहिए। तो बैलेंस एडवांटेज फंड बढ़िया फंड है, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए, इक्विटी ओरिएंटेशन में जाने के लिए बढ़िया फंड है। बट मेरा ये मानना है कि आमतौर पर एक जो फिक्स्ड एलोकेशन स्टैटिक स्ट्रैटेजी वाले फंड्स होते हैं वो ज्यादा बेहतरीन होते हैं, जैसे कि आपका अग्रेसिव हाइब्रिड हो गया, क्योंकि वहां पे एक इन्वेस्टर को आपको हमेशा पता रहता है कि आपका कितना पैसा इक्विटी में है, कितना फिक्स्ड इनकम में। आप अपने गोल के हिसाब से डिसाइड करिए कि आपका गोल कितनी दूर है, उसके लिए आपका क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप अपने स्ट्रैटेजी वाले फंड्स चूज करिए। अगर आपको 70-75% इक्विटी चाहिए तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड में जाइए। मान लीजिए अगर आपको बहुत कंजर्वेटिव होना है, कुछ 25-30%, 30-40% चाहिए, तो आप इक्विटी सेविंग्स चुन सकते हैं उसके साथ। Reversing 2 months on negative outflows, foreign investors pumped in nearly 2,500 crore rupees in the debt markets in the first week of March. However, foreign portfolio investors, or FPIs, pulled out 24,753 crore rupees from the domestic equity markets and 2,405 crore rupees from the debt markets during the period under review. This marks the 13th consecutive week of net outflows. This comes following an outflow of 34,574 crore rupees from equities in February and 78,027 crore rupees in January. The total outflow by FPIs has reached 1.37 lakh crore rupees in 2025 so far this year. The sustained selling by overseas investors is chiefly due to a combination of global and domestic factors. Also, the global crude oil prices registered its biggest weekly decline since November as US President Donald Trump threatened sanctions on Russia if it fails to reach a ceasefire with Ukraine. Brent crude oil future plunged nearly 4% last week to end at $70.36 a barrel. US crude slumped 4% during the week to finish at $67.04 per barrel. Trump said in a post that he was strongly considering sanctions on Russian banks and tariffs on Russian products because its armed forces continue attack in Ukraine. Jeremy Powell said the Federal Reserve Board was watching how new policies from the Trump administration, especially on trade, were affecting the economy. OPEC has said it intended to proceed with a planned April output increase, adding 138,000 barrels per day to the market. अतनु शाह वैसे जुड़े हुए थे, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लेकिन आज के लिए हमें आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। हम आपका सवाल नहीं ले सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम वक्त खत्म हो रहा है। राजेश, सभी श्रोताओं का और आकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you. Thank you, Akar, for being with us. And before we close, the headlines once again. After snapping 3 weeks of losing streak, domestic markets to focus on fresh updates on tariffs, domestic macro data for Qs next week. Foreign investors make a comeback in Indian debt markets after 2 months with investment of nearly 2,500 crore rupees in the first week of March. And global crude oil prices register biggest weekly fall since November. Brent falls to near $70 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.